इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे 8th क्लास की सीबीएसई हिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। पिछले वाले चैप्टर का वीडियो जिसने नहीं देखा है या जिन्होंने नहीं समझा जाकर देख लो, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मुगल बादशाहों ने औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षत्रिय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्र रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में तक जो राजनीति की शिथिया पर अंग्रेजों के रूप में नई नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप यह जानते हैं कि अंग्रेजों ने पहले पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे, कि मतलब कि वो सिर्फ व्यापार के लिए भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है, जब वो व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ पर के इलाकों पर कब्जा में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इवन उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पर कब्जा करेंगे, बस व्यापार बिजनेस के पर्पज से ही आए थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, मतलब राजा, पूरे देश पे उन्होंने ऐसे कैसे कब्जा कर लिया। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखना। ये है बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के लिए भारी विरोध शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह के बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला, बेरहमी से मार डाला। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ये वो पूर्व साइड में जब आए थे, और वो हमेशा समुद्री इलाकों से ही आते थे, क्योंकि उस टाइम पे एरोप्लेन से जो ट्रैवल था बहुत बाद में आया है। लेकिन जब ये लोग स्टार्टिंग में आए थे, वो ऐसे पानी वाले जो ओशन नदी थे ना, उस वाले रास्ते से आते थे। तो यहाँ पे जो मैप में दिखाया गया एरो करके, ये वो रूट है जहाँ से घूम घाम कर भारत पहुँचे थे। ओके, अब हम पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। आप लाइन टू लाइन समझते जाना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की एक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्ट के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमतें पर खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य जो भी जितने होते थे, वाणिज्य कंपनियों मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा को से बचाकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिटर नहीं होगा, इसका मतलब ये है ना हो, तो तभी वे सस्ती चीज़ खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। मतलब 2 रुपये की चीज़ को 2000 में बेचना, 1 रुपये की चीज़ को 1000 में बेचना, वैसे 1000 कीमत पर तो नहीं पहुंची थी, पर फिर भी उस टाइम के पैसों के हिसाब से वो ज़्यादा में ही बेचते थे अपने मुनाफों के हिसाब से। ये सिर्फ 1000 वाला एग्जाम्पल था, तो आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए वेक ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंदू महासागर पर पार करते थे, तब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोज यात्री वास्को द गामा ने की थी खोज, इन द सेंस वो सबसे पहले भारत आए थे ढूंढ ढांड कर ओशन वाले रास्ते से। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक
डच भी हिंद का महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया यहाँ पे भी कोई ऐसा देश है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी मिलती है, तो लोग बहुत ही अट्रैक्ट हुए, आना शुरू हुए। व्यापार के मकसद से आ रहे थे, चीज़ें खरीदने बेचने के लिए। तो वो लोग भी बहुत अट्रैक्ट होकर फ्रांसी भी यहाँ भारत की ओर प्रस्थान करने लगे। यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई गई है वाणिज्य के एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जा सके, जो कि हमने अभी यहाँ पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें, मसाले, कपड़े, ऊन, कपास, जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें हो गई, चावल हो गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। मतलब कि लोगों को इतना अट्रैक्ट करती थी ये चीज़ें, वो हमेशा यही खरीदना चाहती थी। इसके अलावा काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता था। एक तो इसकी डिमांड इतनी थी और उन लोगों ने इतना इसको महंगा बेचना शुरू कर दिया था, इसीलिए इसको ना काली सोना के नाम से भी जानने लगे थे लोग। लौंग, इलायची और दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। मसाले हमारे भारत में बहुत उगाए जाते हैं, बहुत खाते हैं, इवन इनका व्यापार भी बहुत अच्छा था। तो इसी के लालच में लोग यहाँ पर आए थे। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का एक यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दे, यानी कि जो भी उसके कॉम्पिटिटर है ना उसको ख़त्म कर दे, तो ही वो मार्केट में अपना नाम बना सकते हैं और वो सामानों को बेचकर रिच हो सकते हैं। लिहाजा बाजारों पर कब्जे कि इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत करा दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी के इस सदी में जब भी मौका मिलता था, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबा देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देते और माल से लदे जहाज़ों में आगे बढ़ने से रोक देती थी, ताकि अगर वो माल ही नहीं लेकर जाएंगे तो बेचेंगे क्या। ऐसे ऐसे भी काम क्या करते थे। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारी चौकियाओं की किलाबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों की किलेबंदी कराने और व्यापार में मुनाफा कमाने से इनकी कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापारक और राजनीतिक को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए कि यह कैसे हुआ करता था। तो इस वाले में हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, लेकिन और उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है और वो कैसे करते हैं। ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें से कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अगर फैक्ट्री के पास आएंगे तो लोग या तो काम करेंगे या फिर उन्हीं का चीज़ों को खरीद कर इस्तेमाल करेंगे। और उनको अपना मार्केट भी बढ़ाना था। मार्केट बढ़ाने के लिए चाहिए लोग जो उसको खरीदे बेचे इन सब चीज़ों के लिए। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इस कोलकाता कहा जाता है। कंपनी के मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे, क्योंकि उस टाइम पे जो ये थे उस टाइम के राजा औरंगजेब, उसी के सामने सारी देखरेख चल रही थी। मतलब वो वहाँ का राजा था ना, तो उसके फरमान या बिना उसके ऑर्डर के बिना तो काम नहीं हो सकता था। तो अंग्रेजों ने उनको कहा कि हम आपको बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे, आप हमें काम करने की आज्ञा दे दो, उसके लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, वो भी बिना टैक्स के। टैक्स का सिस्टम आपको पता है बहुत पहले से शुरू हुआ था। और टैक्स का सिस्टम इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो राजा महाराजा थे उनको अपने किले बनवाने थे, मंदिर बनवाने थी, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनानी थी अपने किला को बचाने के लिए, और लोगों को सैलरी देने के लिए भी, तो पैसे और चाहिए थे। तो वो क्या करते थे, उन्होंने टैक्स का सिस्टम भी यहीं से शुरू किया। लोगों से वो गिफ्ट लेते थे, जिस रास्ते से जाते थे उस गांव से भी वो लोग गिफ्ट या उपहार वगैरह जो भी होता था उनसे लेते थे। तो ये टैक्स का सिस्टम वहाँ से शुरू हुआ है। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा।
कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, टैक्स देना। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करते। ऐसी बातें वो हमेशा किया करते थे। व्यापार से युद्ध तक। व्यापार तो शुरू हुआ, लेकिन युद्ध भी हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ। आज भी हम उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। तो कैसे हुआ ये सब, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था, यानी कि उनकी एक बात पर राय बिल्कुल नहीं थी। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, क्योंकि राजा एक था, उसी के ऑर्डर से सब कुछ होता था। जब राजा नहीं रहा तो लोग अपनी अपनी ताकतों का प्रदर्शन करने लगे थे। लोगों को भी वहाँ का खुद का राजा बनना था, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग निकल कर बाहर आए। उस समय दूसरे क्षेत्रीय ताकतों में स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। वे सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनियों को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनियों से नजराने मांगे, यानी कि गिफ्ट मांगे। जो नजराना वर्ड है, ये एक उर्दू का शब्द है। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकारी की राजस्व वसूली कम हो जा रही है। मतलब कि टैक्स लोग नहीं दे रहे, सब विरोध कर रहे हैं टैक्स देने से। इसीलिए उसके अफसरों को अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगे से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। मतलब उसके लोग आए, यहाँ पर गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण करना होगा, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतना वो स्ट्रांग रहेगा। ये प्लानिंग प्लॉटिंग वो यहाँ पर करता है। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद। कौन से साल में किसकी मृत्यु हुई, आप इसके ना पॉइंट्स में लिखते जाना। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी की रिजाउद्दौला की ताकतों से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। ऐसा कंपनी चाहती थी कि उसकी उंगलियों पे नाचने वाला कोई नवाब आए, उसको कुछ भी बोले तो वो कर दे। ऐसा कोई दबदबा नहीं कि हमें उसके अंडर काम करना हो। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला को प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जब वे सिराजुद्दौला से हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाएं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब के कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज़ों को घोरे में ले लिया, अपने घेरे में, अपने कब्जे में ले लिया। मतलब इसके बाद नवाब ने अपनी कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। मतलब उस ओर चले गए। बेसिकली इस लाइन का उधर के रुख ले लिया, उस ओर चले गए। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने के बाद खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनियों के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं का रवाना कर दिया। इस सेना को सैनिक बड़ी ही मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। मतलब उनको कन्विंस करना चाहते थे, सौदेबाजी का मतलब होता है। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध का हिस्सा बना लिया
और रॉबर्ट क्लाइव को यह कहकर कि अपने साथ मिला लिया और सिराजुद्दौला को हटा कर मीरा जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा, ऐसा उसको लालच दिया था। क्योंकि जो हमारे सिराजुद्दौला थे वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कंपनियां आए और उसको कंट्रोल करे, क्योंकि उसको राज करना था, नवाब बनना था, सबको ऑर्डर हुक्म देना था। इसीलिए सिराजुद्दौला ने कहा कि हम तो ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन जो उसका मंत्री था उसने उसको धोखा दे दिया और ये अंग्रेजों के साथ मिल गया। ऐसे हम धोखेबाजों के बारे में भी आगे और भी पढ़ेंगे। किसी ने राजा को धोखा दे दिया, किसी ने अपने लोगों को, किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी, किसी ने मंत्री, सब कुछ ऐसे बहुत सारे गलत काम करे हुए हैं और किए भी हैं लोगों ने। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से शासकीय महत्वाकांक्षाओं से संदेश और विश्वास से देखते थे, मतलब कि उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट को एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते में एक चिट्ठी भेजी, लेकिन इतनी विशाल सत्ता का वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों में कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित होगा। ऐसी बातें वे कहते हैं चिट्ठी में लिखकर। प्लासी की जंग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। अगर वह ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग नेता या राजा हो गया, नवाब हो गया, उसको हटाता है तो वो पूरा कब्जा अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। तो ये बात उसको समझ आ गई और ये सबसे बड़ी जीत थी अंग्रेजों के लिए उस टाइम पर। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाकर कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधा अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ का जो नवाब, राजा, ये जो भी होगा, वहाँ का रूलर सीधे सीधे बात मान ले तो लड़ाई करने की या ऐसी कोई भी उल्टे काम करने की ज़रूरत नहीं थी, ये उनका कहना था। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे, क्योंकि जैसे वो नवाब बनता था अपने रंग में आ जाता था और वो खुद की अपनी मर्जी चलाएगा। ये बात अंग्रेजों को समझ में आ गई। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और प्रभुता का दिखावा करना पड़ता था, वरना जो लोग हैं वो द्रोह करेंगे। इसीलिए उसको बहुत ही गुड बनना था, अच्छा बनना था। तो वो भी कभी कभी अंग्रेज़ों का विरोध कर दिया करते थे, जो भी उसके बनाए हुए खुद के लोग थे। खुद मतलब कि जो इंडिया के लोग बने थे, ऐसे ही फिर धीरे धीरे ने उन्होंने अपने कब्जे में लेना ऐसे शुरू कर दिया। अपने लोगों को वो उन्होंने नवाब बनाना, गवर्नर जनरल बनाना शुरू कर दिया था इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हटाना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। ये सिर्फ बंगाल के हैं, अलग अलग स्टेट और भी जगह ऐसे बहुत सारे हुए हैं। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब आता है कि अब वो बनेंगे खुद, क्योंकि ऐसे अब खरीदे हुए लोग उसके काम नहीं आ रहे थे, सब उसके साथ गद्दारी किए जा रहे थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने ब्रिटिश लोगों की बात मान ली कि हम आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोग अपनी मर्जी चलाने लगे। उनको जो राज्य के लोग थे उसके नज़र में भी अच्छा बनना था, तो इसीलिए गद्दारी कर जाते थे। तो यहाँ पर जो मीर जाफ़र है उसकी मृत्यु के बाद वो सोचते हैं कि अब तो हमें खुद ही बनना पड़ेगा, अब हम इसको अपने कब्जे में लेते हैं। यहाँ से कंट्रोलिंग शुरू होती है। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया।
दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसके वजह से कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कई चीज़ें नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद जब ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल में दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चा चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण लागत उठा सकती थी। एक नवाब की शिकायतें थी, एक नवाब ने करी थी ये 1733 में। बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था, मतलब कि कहीं पर लिखा है, जब वे पहली बार हमारे देश आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी ज़मीन दे दी जाए। बहुत नहीं, थोड़ी सी। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने वहाँ मजबूत किला खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितने तोपे तैनात कर दी कि उस किले में कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति घुस ना जाए। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया था और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल करते थे। वे असंख्यक औरतों और मर्दों को उनके देश से मुगल बनाकर लूट खसोट कर रहे थे और उसको गुलाम बनाकर, दास बनाकर यही सारे काम कर रहे थे। अब यहाँ से शुरू होता है कंपनी के जो नवाब बन बैठे थे, क्योंकि अब नवाब की मृत्यु हो चुकी थी, अब नया नवाब भी बनना था। मुगल नहीं, ब्रिटिश लोगों ने खुद ही सोचा कि अब हमें सत्ता संभालना चाहिए, हमें खुद नवाब बनना चाहिए। तो यहाँ से वो कहते हैं नवाब बनने का क्या मतलब है। इसका यह मतलब तो यह नहीं कि कंपनी के पास अब एक सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया था कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारे पैसे दे। वो गिफ्ट के तौर पर पैसे और ज़मीन मांगा करते थे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 4 लाख से भी ज़्यादा पाउंड के बराबर थी। वो दिलचस्पी की बात यह थी कि गवर्नर अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी, यहाँ पे पुराने एनसीईआरटी में दूसरा डिजिट लिखा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा तो एक्यूरेट कोई नहीं लिखेगा ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। दिलचस्पी बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार पर आरोप पर उसकी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति में स्रोत संदेहास्पद करने लगे थे। लोग भ्रष्टाचार के आरोप को बरी कर दिया था, लेकिन जब 1774 में उसने आत्महत्या कर ली, यानी कि सुसाइड कर लिया। कंपनी को सभी अफसरों क्लाइव की तरह ही दौलत इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट और बेईमान मानने वाले जो भी थे, मानने भी नहीं होगा, उनसे भी बहुत सारे अफसर साधारण परिवार में आए थे। उन्होंने सबसे इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठीक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम से ज़िंदगी बिताकर और बसकर चले जाएं। जो जीते धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के ऊपर में देखा जाता था। नाटकों और कार्टून में उसका मजाक उड़ाया जाता था। जो कंपनी थी वो कैसे फैलता गया, धीरे धीरे उसका शासन कैसे हुआ। कंपनी का फैलता शासन, यदि हम 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया के देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया।
उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई, जो कि 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से ही कंपनी अधिकारी भारतीय राज्यों में भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। इसका मतलब होता है जो उसकी पर्सनल चीज़ें थी ना, उसमें वो दखल देने लगे थे। अलग अलग राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ों में कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इसे बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्रता सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ ही सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक के रकम अदा जो हो जाती थी और कर चुकाने जाते थे, वो वाली बातें हैं। अगर भारतीय शासक रकम का अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उसके इलाकों अपनी कंपनी कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजी गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप दिया। आधा इलाका मतलब बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हाफ, बहुत ज़्यादा ही उनके लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए और ऐसे छीनते छीनते जो ब्रिटिश हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़मीन छीन ली और वो पर्सनल कामों में भी इंटरफेयर किया करते थे। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा है कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का एक राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं, यानी कि बहुत ही स्मूथली। शासन के कामों और रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नर है, जो बिजनेसमैन है, व्यापारी लोग हैं, वो दखल अंदाजी करते हैं, इसीलिए वो उथल पुथल हो जाती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है, पिक्चर उस समय का। अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा-उद-दौला टिल्ली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है, जो कि 1772 की है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला को ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये इनके साथ तो हैं, पर इसके पास इतनी अब वो ताकत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा। इनको शेर मशहूर भी कहा जाता है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, मतलब कि वो सैनिक ले जाकर ऐसे हमला करवाते थे। दक्षिण भारत राज्य मैसूर के उदाहरण में यह समझा सकती हैं। हैदर अली शासन काल था इनका 1761 से 1782 तक, और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1782 से 1799 तक शक्तिशाली शासकों में नेतृत्व किया। मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदकर उनको बेचा करती थी। लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यातों को रोक दिया। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसियों व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उसकी मदद में अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यहाँ पर सुल्तानों के इस कदम से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी
और घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये हमारे काम में दखल अंदाजी करेंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी, और जितनी सत्ता उन्होंने बनाया और जितनी ज़मीन हड़पी है शायद उसे वापस छीन लिया जाएगा। ये सब डर उनके मन में था। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं का नियंत्रण करना और कुचलना ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। वो सबसे पहले युद्ध करने के लिए 1766 से लेकर 69 तक आए थे एक बार। फिर उन्होंने 1780 से लेकर 84 तक किया, फिर 1790 से लेकर 1792 तक किया, और सबसे जो आखिरी वाला था 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुरानी वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, मतलब जो भी इसके बाद का शासक था उसको उन लोगों ने थोप दिया कि आप हमारी बात मानो। पर जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे उन्होंने डटकर सामना करा और उनको रोका आखिरी सांस तक। अभी भी टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो ब्रिटिश में रखी हुई है। टीपू सुल्तान की यहाँ पे छोटी सी कहानी दी गई है। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्साओं से उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के जो राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां पर एक शेर उसके सामने आ गया। उसकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू सुल्तान ने हत्थे और शेर का मुकाबला किया। आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर का नाम दिया जाने लगा और उनको कहा जाने लगा। उसके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी, क्योंकि उन्होंने उस पर विजय पाई थी। यहाँ पर एक छोटा सा ना टॉय है। टीपू का जो खिलौना है वो एक शेर है। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें से यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबा हुए हैं। जब इनका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ निकलती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन में स्थित है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए और यहाँ से जो टीपू सुल्तान की तलवार थी वो भी उठा कर ले गए और उनको कभी भी वापस भारत नहीं पहुँचाया गया। इवन अभी 2023 में भी वो वहीं पर ही हैं। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे पिक्चर्स तो आपको मिल जाएंगे। न्यूज़ में भी आप इसके बारे में देख सकते हो, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इसको वापस मांगा था पर उन्होंने हमें नहीं दिया। इस चैप्टर का अभी बहुत पार्ट बचा हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी जहाँ से मराठों से जो लड़ाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो यहाँ से हम पढ़ेंगे। बाय।